Good morning, friends. Students, we are going to start with इंडस्ट्रियल सेफ्टी. आज से हम अपना पहली बुक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से स्टार्ट करेंगे. पूरे कोर्स में जो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगी. कहीं पे कुछ टर्म्स हम अपनी मदर टंग पंजाबी में भी पढ़ेंगे ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ पाए. तो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट. इंडस्ट्रियल सेफ्टी में से चैप्टर फर्स्ट. आप भी अपनी बुक्स इसी तरह से सामने रख लें और जो मैं अंडरलाइन करवाऊं उसको आपने अंडरलाइन करना होगा. जो मैं मीनिंग लिखूं आपने उसको साइड में लिख लेना है. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगह पे मैं आपको मीनिंग नहीं बताता ऑन द प्रिजम्पशन, ये मानते हुए कि इसका मतलब आपको शायद पता होगा. तो एक काम कीजिएगा, आपने डिक्शनरी साथ में रख लेनी है. डिक्शनरी नहीं तो आजकल हर मोबाइल में वो ऑप्शन अवेलेबल है. आप उसका मीनिंग खुद ब खुद देख के हिंदी पंजाबी में जिस भी आप भाषा में समझते हैं वो लिख लिया करें. वैसे ऐसा होगा नहीं, इधर या तो कोई वर्ड मुश्किल होगा मैं लिखवाऊंगा और आपको बात समझा भी दूंगा. चलो चैप्टर 1 पे चलते हैं. फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी. पहला चैप्टर आ रहा है, पहला टॉपिक आ रहा है फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी. जब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यह पता हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स होता है बेसिक, बेसिक्स. किसके पढ़ेंगे? इंडस्ट्रियल सेफ्टी के, मैनेजमेंट के. फंडामेंटल्स का मीनिंग समझ लें आप. इट इज कॉल्ड एज बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट. Now, introduction. It is the human tendency. Tendency होती है behavior. कैसे आप बिहेव करते हो. Behavior to consider himself unfortunate for all the mishaps occurring against his wishes. कहता है ये आम तौर पे इंसान का टेंडेंसी है, बिहेवियर है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, मिसहैप्स होते हैं, मिसहैपनिंग होती है, बुरी घटना घटती है, तो वो अपनी तकदीर को ब्लेम करता है. कहता है जब भी उसके अगेंस्ट विश, उसकी इच्छा के विपरीत अगर कोई मिस हैपनिंग, कोई हैपनिंग होती है, इच्छा के विपरीत कोई हैपनिंग है तो हम इसको बोलते हैं मिस हैपनिंग, मिस हैप्ट होता है. तो वो अनफॉर्चुनेटली वो कहता है कि यस, कंसिडर हिमसेल्फ अनफॉर्चुनेट, वो अपने आप को बदकिस्मत मानता है. इवन व्हेन ए पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ, ही ब्लेम्स डेस्टिनी, वो अपनी डेस्टिनी होती है किस्मत. हिंदी में लिख लो किस्मत. फॉर द इवेंट, कहता है ये मेरी किस्मत में ही लिखा होगा तो ऐसा हो गया. ही कंसिडर इट टू बी इट्स फेट. ये फेस लिखा है, इसको फेट कर लें. फेट भी मुकद्दर या किस्मत की ही बात है. सर्टनली दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड. लेकिन ये बात होनी नहीं चाहिए. ये हमारी विचार, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमारी धारणा नहीं होनी चाहिए ऑफ ए पर्सन लिविंग इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट. अगर आप किसी इंडस्ट्रियल वातावरण में रहते हैं, एनवायरनमेंट होता है वातावरण, माहौल, अगर आप उस इंडस्ट्रियल वातावरण में रहते हैं तो आपकी ये धारणा कतई नहीं होनी चाहिए कि अगर दुर्घटना हुई तो वो जी भगवान की मर्जी होगी, वो किस्मत में लिखा था तो घटना घट गई जिससे मुझे कोई नुकसान होगा. ये बिल्कुल एटीट्यूड, ये धारणा नहीं रखनी है. एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. एक्सीडेंट्स होते नहीं हैं, दे आर कॉज्ड, वो किए जाते हैं. हैपन हो गया ना, किया जाना, कॉज, कुछ कारण रहते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट
होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ड्यू टू द नेग्लिजेंस टुवर्ड सेफ्टी। नेग्लिजेंस टुवर्ड सेफ्टी, नेग्लिजेंस को आप ऐसा समझ सकते हैं, दैट इज नेग्लिजेंस को आप ऐसा समझ सकते हैं, जो लिख लो नॉट मच केयरफुल, या आप कह सकते हो केयरलेस, नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। नेग्लिजेंस टुवर्ड्स सेफ्टी मींस हम सेफ्टी के को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम इन मोस्ट ऑफ द केसेस इस वजह से होता है। ए गुड मैनेजमेंट अटैक्स दिस साइकोलॉजिकली फॉर द वर्कर एंड क्रिएट सेफ्टी कॉन्शियसनेस अमंग द देम। अब जो गुड मैनेजमेंट है, मीन्स अगर आप इंडस्ट्री में काम करें, जो आपके सीनियर्स हैं वो ऐसा माहौल बना देते हैं ताकि आप इस एटीट्यूड से बाहर आ जाएं और आप सेफ्टी कॉन्शियस हो जाएं, सेफ्टी के प्रति जागरूक हो जाएं। ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में बात हुई। किस तरह से क्वेश्चन आंसर आएंगे, किस तरह से हम इस बात को समझ पाएंगे, डे ऑन डे एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको इलेबोरेट करता जाऊंगा। आपने क्लास कोई मिस नहीं करनी है, रेगुलर क्लास लगानी है, तभी जाके एग्जाम पास होगा और ये गारंटी है आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप ये कहते हैं कि जी मुझे इंग्लिश मुश्किल लगती है, मुझे ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती, सारे सॉल्यूशन होंगे, बट बात एक ही होगी, यू आर सपोज टू अटेंड। आपको हर क्लास वक्त पे, समय पे देखनी है, अटेंड करनी है, और अगर कोई डाउट आता है, कोई दुख तकलीफ होती है उसमें समझने में, तो आपने बेझिझक बात को पूछ लेना होगा। किस तरह से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे हम अपने आने वाले दिनों में बात करते जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी? इंपॉर्टेंस होती है महत्वता ऑफ सेफ्टी इन इंडस्ट्री। सेफ्टी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ब्रॉट, पहले तो ये समझना है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है जब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई, युग आ गया। पहले हम आज से 200-250 साल पहले खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करते थे, फिर हमने चीजें बनानी शुरू की। जब हमने चीजें बनानी शुरू की, एक इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री, कारखाना लगा, तो जब कारखानों का युग आया उसको बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। आजकल जैसे आप कहते हो कंप्यूटराइजेशन हो गई, हर चीज ही कंप्यूटर पे होती है। फिर डिजिटलाइजेशन हो गई, आप पेटीएम यूज करते हो, गूगल पे करते हो, वो मोड आ गए, हर बंदा ही उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो जब इंडस्ट्री आई तो उस युग को क्या बोला गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ब्रॉट विद इन इट्स वेक सेवरल प्रॉब्लम। मतलब समझने की तो ये है, जब इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो अपने साथ वो कुछ मुसीबतें भी लेके आई। जैसे आज हम कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो, डिजिटल पेमेंट, उतने ही फ्रॉड भी बढ़ गए। कोई आपका अकाउंट हैक कर लेता है, आप इधर से पैसे भेज देते हैं, उधर नहीं मिलते। ये उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं। आपको ये बात समझनी, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं कि जब कोई नई चीज सामने आती है तो उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी, मुसीबत भी, मुश्किलें भी आती हैं। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो वो अपने साथ ब्रॉट, लेकर आई, ब्रॉट, लेकर आना। आप हिंदी में इस तरह से लिखते जाएं, वन सच इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। उनमें से एक था इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, दुर्घटना। इंडस्ट्री में काम करते हुए दुर्घटना होनी। बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आई। सर और प्रॉब्लम्स कैसी हुई? पॉल्यूशन आया, वातावरण गंदा हुआ, पानी गंदा हुआ, एयर जो हम इनहेल करते हैं, सांस जो लेते हैं वो हमने गंदी एयर को इनहेल किया, गंदा पानी पिया, उससे हम बीमार होना शुरू हुए, वो भी एक प्रॉब्लम है। पेड़ों को काटा, इंडस्ट्री लगाई, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो बात को समझना है, बेसिक चैप्टर चल रहा है, फंडामेंटल्स चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर अच्छे से बेस बना लें। विद रैपिड एडवांसेस, रैपिड होता तेजी से, रफ्तार, दैट इज तेज। एडवांसेस इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस मीन्स तेजी से बढ़ना, एडवांस करना, आगे चलना। Several types of damages to life, limb and health being increasingly introduced. Several types of damages to life. जिंदगी चलेगी, मौत हो गई, कोई हेल्थ
लिम्ब, कोई पार्ट कट गया, बाजू कट गई, कोई बॉडी पार्ट, लिम्ब, टुकड़ा कट गया। इंट्रोड्यूस्ड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, रेडिएशन हजार्ड्स सेट अस ऑन ऑल साइड्स। मींस इंडस्ट्री के आने के बाद इस तरह के मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, केमिकल, रेडिएशन हजार्ड्स सामने आए। अब कई बार तो ये समझते हो कि सर व्हाट इज हैजर्ड्स, हजार्ड्स क्या हैं? इसको होता है रिस्क, डेंजर। सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर हम देखें कि जब इंडस्ट्री लगी तो इंडस्ट्री लगने के बाद कौन कौन से रिस्क, कौन कौन से हजार्ड्स सामने आए? पहला मैकेनिकल, मशीन से होने वाला, इलेक्ट्रिकल, बिजली से होने वाला, केमिकल, रिएक्शन, गैसेस वगैरह से होने वाला, रेडिएशन, रेज जो दिखता नहीं है, जैसे कि मोबाइल ऊपर की जेब में आपको बड़े लोगों ने बोला होगा नहीं रखना, उससे रेज निकलती हैं, रेडिएशन होती है जो आपको नुकसान देती है। वैसे ही इंडस्ट्री आने से भी कुछ हमें रेडिएशन का नुकसान हुआ, रिस्क हुआ हमारी बॉडी को, कुछ मैकेनिकल मशीन की वजह से, कुछ इलेक्ट्रिकल बिजली की वजह से, कुछ गैसेस केमिकल की वजह से। ईयरली सेवरल लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज आर इंजर्ड इन द फैक्ट्रीज ड्यू टू एक्सीडेंट। बहुत आसान बात है, पिछले सालों में हमने देखा है लाखों लोग इस फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट की वजह से इंजर्ड होते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उनको नुकसान होता है। These accidents represents social loss of great magnitude in the form of pain, loss of earning capacity and cost due to disturbance of economy and efficiency। कहता है जब ये एक्सीडेंट होते हैं इसका नुकसान हमारे सोशल लाइफ पे भी पड़ता है। किसी का अर्निंग मेंबर चला जाता है, अर्निंग मेंबर कमाने वाला व्यक्ति की मौत हो गई, उसका परिवार पीछे से भूखा मरेगा, उसको नुकसान होगा। These accidents represent social loss, भाईचारा, सोशल, हम कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, मीन्स इज ऑफ ए ग्रेट मैग्नीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ पेन, दुख तकलीफ होती है, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कमाने वाला एक बंदा चला गया, कॉज ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। द इकोनॉमिक कॉस्ट आर मोर टेंजिबल एंड बीइंग कंप्यूटेड। टेंजिबल होता है जो दिखता है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बड़ी तरह से दिखती है और उसको हम दैट इज माप भी सकते हैं, बीइंग कंप्यूट कर सकते हैं। अभी हम देखो ह्यूमन लॉस कैन नॉट बी कंप्यूटेड। एक व्यक्ति की मौत हो गई तो आप कह सकते हो 2 लाख का बंदा था, 10 लाख का बंदा था, 20 लाख का बंदा था, 50 लाख का बंदा था या 2000 का बंदा था, कि उसके जाने के बाद रुपयों में कितना नुकसान हुआ ये मापना असंभव है। लेकिन जो इकोनॉमिकली लॉस होता है, जो पैसों का नुकसान होता है ड्यू टू दीज एक्सीडेंट्स, उसको मापा जा सकता है, उसको कहते हैं कंप्यूट किया जा सकता है। टू द मैनेजमेंट इट इज द डायरेक्ट कॉस्ट मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर मैनेजमेंट की बात करूं, अगर एक्सीडेंट होता है तो मैनेजमेंट को किस तरह से नुकसान होता है, मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल के स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई मेरे, थोड़ी सी ना ये बुक में प्रिंटिंग एरर रह गए हैं तो मैं टाइमली आपको ठीक करवाता जाऊंगा, नॉट टू वरी। मेडिकल मतलब आप मान लें फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई नुकसान अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, उसमें आपको कोई चोट आती है या बीमारी हो जाती है, आपने कुछ इनहेल कर लिया केमिकल ऐसा, तो उसका इलाज कौन करवाएगा? मैनेजमेंट। ये आप जिम्मेवारी समझ लें, जहाँ पे आप काम करते हैं और उस काम के दौरान अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करना, उसको पूरा करना जिम्मेवारी किसकी है? मैनेजमेंट की। आपका एम्प्लॉयर, आपका मालिक आपकी नुकसान की पूर्ति करेगा। कहता फिर अब मैनेजमेंट को देखो क्या हुआ, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉइज एक्सीडेंट की वजह से जिन एम्प्लॉइज का नुकसान हुआ उनका मेडिकल का खर्चा किया, कंपनसेशन दिया। कंपनसेशन मान लो कंपनसेशन होता है मुआवजा, दैट इज हिंदी में लिख लेंगे आप कंपनसेशन, पैसों में मुआवजा देना। अब हिंदी में माइट भी मुझे थोड़े से मेरे स्पेलिंग ही गलत हो जाए, आपने मुआवजा दैट इज कंपनसेशन, हर्जाना, ये एक वर्ड ठीक रहेगा, हर्जाना, कि भाई मैं आपकी फैक्ट्री में काम करता हूँ, मुझे कोई नुकसान हो जाता है, मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरा कोई मैं हैंडीकैप्ड हो जाता हूँ, तो मेरे परिवार का
पैसे के बिना कैसे गुजारा चलेगा, तो एम्प्लॉयर कहता है कि हम मरने वाले, कहते हैं देखते एक्सीडेंट हो गया कि जी जो बंदा अभी अभी आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो, अगर रेलवे में कोई एक्सीडेंट हो गया तो जी जितने हर बंदे के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपया सरकार ने दिया, वो मुआवजा है, वो कंपनसेशन है। डिसेबलमेंट बेनिफिट टू द इंजर्ड टू देयर फैमिलीज, मतलब जा तो वो इंजरी हुई है तो उस व्यक्ति को या उसके परिवार वालों को कुछ पैसा देगा, मींस मैनेजमेंट के ऊपर बोझ आ गया, एक तो उसका इलाज करवाए और मुआवजा दे। द वेरियस अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू द इंटरफेरेंस कॉज्ड बाय एक्सीडेंट आर जनरली टेकन रफली एज 4 times द डायरेक्ट कॉस्ट। ये कहता है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है एक एम्प्लॉय को, ध्यान से सुने, आपकी तनख्वाह 10,000, तो एम्प्लॉयर के लिए डायरेक्ट सीधी कॉस्ट आपकी क्या है, आप उसको कितने में पढ़ते हो, 10,000 रुपये में। लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो आमतौर पे देखा गया है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है मेडिकल की या कंपनसेशन की, वो उससे 4 गुना ज़्यादा देखी जाती है। ये आमतौर पे द वेरियस अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू द इंटरफेरेंस कॉज्ड बाय एक्सीडेंट आर जनरली टेकन रफली एज 4 times ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। ये आमतौर पे ये पैमाना है कि अगर एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को हायर करने की कॉस्ट 1 रुपया है, तो एक्सीडेंट होने की वजह से उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई करते हुए 4 गुना का खर्चा आ जाता है। टू द सोसाइटी द इकोनॉमिक कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द इंजर्ड एंड द फैमिलीज थ्रू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और थ्रू पब्लिक प्राइवेट चैरिटीज। अब कहता ये कैसे आएंगे, उनको मुआवजा दिया गया सोशल लाइफ को बेटर करने के लिए। टू द सोसाइटी द इकोनॉमिक कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द इंजर्ड एंड देयर फैमिली थ्रू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट चैरिटीज। तो अगर देख, ये तो मैनेजमेंट नुकसान हुआ, अब सोसाइटी का भी नुकसान होता है। एक्सीडेंट हो जाए, हमें लगता है जी इसका लालन पोषण इसके घर का कौन करेगा, हम भी कुछ डोनेट कर देते हैं, तो हमारी जेब से भी तो पैसा गया ना। मीन्स एक्सीडेंट होता है जब, तो उसका नुकसान जो तो एक्सीडेंट में दैट इज इंजर्ड हुआ या मौत हुई, उसको तो हुआ ही हुआ, मैनेजमेंट को भी हुआ और उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को भी हुआ। मैनेजमेंट को भी बता दिया इलाज पे पैसा खर्च होगा। सोसाइटी को कैसा हुआ, कोई डोनेशन चैरिटी देनी पड़ेगी। हमें भी तरस आ जाता है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ इमोशंस, बहुत ये इमोशंस के ऊपर चलता है। तो कहता है यार इसके घर में अब तो राशन भी नहीं आएगा, तो इसका गुजारा कैसे चलेगा, बच्चे छोटे हैं, तो आप अपनी जेब से कुछ देते हो, तो सोसाइटी को भी नुकसान हुआ। तो ये एक्सीडेंट का प्रभाव है। अकेला कहने का मतलब ये है, अकेला वो व्यक्ति एक्सीडेंट से प्रभावित नहीं होता जिसके ऊपर वो दुर्घटना घटी है, उसके आजू बाजू भी जो लोग हैं वो भी इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान झेलते हैं। फिर आ गया टर्मिनोलॉजी, कुछ डिफरेंट टर्म्स। देयर आर सर्टन टर्म्स विच आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द लिटरेचर्स ऑफ सेफ्टी इंजीनियरिंग। मतलब हम कुछ टर्म्स को बार बार इस पूरे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के चैप्टर में याद करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टर्म्स अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशंस आर वेरी एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट। तो हर एक स्टूडेंट को उन टर्म्स का, उन डेफिनेशंस का, उन वर्ड्स का पता होना जरूरी है। पहला वर्ड आ रहा है सेफ्टी। सेफ्टी क्या है, सेफ्टी के बारे में जानते हैं। अगर सेफ्टी का जनरल मीनिंग ही देखें ना तो होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, कि आपको कोई नुकसान ना हो जाए, उसको बोला गया सेफ्टी। सेफ्टी इज डिफाइंड एज अ फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशंस दैट कैन कॉज इंजरी और डेथ टू ए पर्सन और डैमेज टू ए प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। मतलब हमें हर उस बात से आज़ादी, निजात दे दिया जाए जिसकी वजह से मुझे कोई नुकसान हो सकता है, मेरी डेथ हो सकती है, मुझे इंजरी हो सकती है, मेरे वातावरण को कोई नुकसान हो सकता है, मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो सकता है। अगर उससे हम प्रोटेक्ट कर लें अपने आप को, उससे हमें आज़ादी मिल जाए उस डर से, उसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी। सेफ्टी इज डिफाइंड एज फ्रीडम
आज़ादी। फ्रॉम दोज कंडीशन, उन हालातों से, दैट कैन कॉज इंजरी और डेथ टू ए पर्सन और ए डैमेज टू प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से नुकसान होने की शंका है, उससे हमें आज़ादी मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी। एनवायरनमेंट होता है वातावरण। ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशंस, इन्फ्लुएंसेस विच इफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कम्युनिटी। एनवायरनमेंट बच्चे दो तरह से पढ़ा जाता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल बाहर का, इंटरनल विद इन द फैक्ट्री। कहता है ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशंस बाहर की, इन्फ्लुएंसेस विच इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म का मतलब है आपकी बिजनेस एंटिटी, आपकी फैक्ट्री, और ए कम्युनिटी। ऑल्सो एवरीथिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नेचुरल एंड ह्यूमन बिल्ड्स, मीन्स हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो एनवायरनमेंट है, वो वातावरण है। चाहे वो आपके मीन्स जो भी आपको दिखता है, आप जिसको महसूस कर रहे हो, ऑल एक्सटर्नल हालात, फैक्टर्स, कंडीशंस, इन्फ्लुएंसेस विच इफेक्ट द, जो आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं, उसको एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है। ये भी एनवायरनमेंट है, हवा कैसी है, ये भी एनवायरनमेंट है कि आपका को वर्कर्स, आपके जो वर्कर आपके साथ करते हैं उनकी नेचर कैसी है, आपकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो प्रॉपर लाइट आती है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, ये ऑल बीइंग एनवायरनमेंट का हिस्सा रहता है। एक्सीडेंट, दुर्घटना, इज डिफाइंड एज एन अनप्लैन्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट। बिल्कुल ठीक, घटना होती है जिसको आप ये घट गया, जिसके बारे में कुछ पता हो। अनप्लैन्ड, अनकंट्रोल्ड इवेंट, द एक्शन और रिएक्शन ऑफ विच ऑन ए सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट और पर्सन मे लीड टू इंजरी और प्रोबेबिलिटी देयर ऑफ। मतलब कोई ऐसी अनप्लैन्ड और अनकंट्रोल्ड इवेंट जिसको हमने कभी प्लान नहीं किया था कि हो जाए, जो कि हमसे कंट्रोल भी नहीं हुई, ना हम उसको प्लान कर पाते, ना हम उसको रोक पाते। कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा इवेंट जिसका रिएक्शन, मीन्स एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। कोई आप काम करते हो तो उसका रिएक्शन आना जरूरी है। तुम मुझे प्यार से बुलाओगे तो मैं भी तुम्हें प्यार से बुलाऊंगा। आपने बुलाया प्यार से, इट इज एन एक्शन, मेरा रिएक्शन भी आया, मैंने भी आपको प्यार से बुलाया। अगर आप मुझे अब्यूज करोगे, गाली दोगे, तो रिएक्शन मेरा भी शायद उससे भयंकर होगा, मैं भी गाली दूंगा या आपको मारूंगा। आप मुझे मारोगे तो मैं आपको मारूंगा, तो आप मुझे मारोगे। दिस इज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन ऑफ विच सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट मे लीड टू इंजरी, मीन्स कोई ऐसा इवेंट, अनप्लैन्ड इवेंट, अनकंट्रोल्ड इवेंट जिसका रिएक्शन हमें नुकसान देता है। मे लीड टू इंजरी और इंजरी या प्रोबेबिलिटी, मीन्स इंजरी हुई नहीं लेकिन होने की शंका थी। प्रोबेबिलिटी, चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस। एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज अनवांटेड, अनप्लैन्ड। अनवांटेड, वांटेड होता है चाहत, अनवांटेड है जिसको हम नहीं चाहते, अनप्लैन्ड कभी हमने प्लानिंग भी नहीं की थी। इवेंट विच रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ सम काइंड, जिसकी वजह से, वो ऐसा काम जो कभी हमने चाहा नहीं, कोई भी हमने प्लान नहीं किया, उसकी वजह से हमें लॉस होता है, उसकी वजह से हमें लॉस होता है। किसका? ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। इट इज एन अकरेंस arising out of or in the course of work that result in a fatal or non-fatal injury termed as occupational injury. occupational होती है जहाँ पे आप काम, occupation होता है काम, कार्य स्थान, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कोई नुकसान होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से फैटल और नॉन फैटल इंजरी। फैटल होता है जिसमें आप कह सकते हो कि मृत्यु होने के, फैटल मीन्स चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाना, या आप कह सकते हो डेथ हो जाना, मौत हो जाना। फैटल मीन्स इस तरह का रिजल्ट इन फैटल, मौत हो गई,
या नॉन फैटल इंजरी मीन्स मौत नहीं हुई लेकिन कोई नुकसान हुआ। कहता ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, इट इज़ एन अकरेंस अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ वर्क। मैंने क्या बोला, जब काम करने की जगह पे कोई एक्सीडेंट होता है उसको ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से दो बातें हो सकती हैं, या तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मौत हो गई, दूसरा कि इंजरी हो गई। ऑक्यूपेशनल इंजरी क्या है? एनी पर्सनल इंजरी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्यूपेशनल कार्य करते हुए एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ, इंजरी हुई, या आपको कोई बीमारी लगी, इंजरी फिजिकल इंजरी, या कोई बीमारी डिजीज लग गई बीमारी, रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑक्यूपेशनल इंजरी, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, सॉरी, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट की वजह से अगर आप बीमार होते हो तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इंजरी। कम्यूटिंग एक्सीडेंट, ये भी समझना होगा। कम्यूटिंग का मतलब होता है, कम्यूट का मतलब कम करना, कम्यूट रोक लेना या कम कर देना। An accident occurring on the direct way between the place of work and the residence, अगर कोई एक्सीडेंट होता है कब? ड्यूरिंग द वे, ड्यूरिंग ऑन द वे, बिटवीन द प्लेस ऑफ वर्क एंड रेजिडेंस, जब आप वर्क प्लेस से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कम्यूट कम करना, या यहाँ पे कम्यूट करने का मतलब कम करना नहीं है, यहाँ पे ट्रैवल, दो मीनिंग आते हैं यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना। कम्यूटिंग का मतलब है ट्रैवलिंग, जब आप यात्रा, कम्यूट आना जाना, जब आप आ जा रहे हैं कहाँ से? एन एक्सीडेंट अकरिंग ऑन द डायरेक्ट वे बिटवीन द प्लेस ऑफ वर्क एंड रेजिडेंस, जब आप वर्क प्लेस से रेजिडेंस की तरफ जा रहे हैं। रिजल्टिंग इन ऑक्यूपेशनल इंजरी इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ वर्क ऑफ टाइम, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो आपका वर्क टाइम का नुकसान होता है। It need to be on the way of the workplace and residence only, but can be anywhere in the personage within the boundary of his workplace। मतलब कम्यूटिंग का मतलब है आना जाना, जब आप आ रहे हैं दफ्तर से घर, घर या दफ्तर, तो उस समय अगर कोई आपका नुकसान होता है तो उसको बोला जाता है कि कम्यूटिंग एक्सीडेंट हुआ। कम्यूटिंग आने जाने में, कहता है जरूरी नहीं है कि आने जाने के वक्त ही आपका कोई एक्सीडेंट हो, वो आपके वर्क प्लेस के बाउंड्री वॉल्स के बहुत नज़दीक, विद इन द बाउंड्री वॉल वर्क ऑफिस वर्क प्लेस, आप एंटर कर गए, फैक्ट्री तक नहीं पहुंचे जहाँ पे आप काम करते हो, पर्सनेट से बिल्कुल नज़दीक, एनीवेयर इन द पर्सनेट्स और विद इन द, उस एरिया में आपका कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटिंग एक्सीडेंट। एक होता है ऑक्यूपेशनल, जहाँ पे आप काम करते हैं, उसको ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट बोला गया। उस एक्सीडेंट की वजह से कोई नुकसान होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्यूपेशनल इंजरी। और एक नुकसान जो आपका ऑक्यूपेशन की जगह पे नहीं हुआ, बट जब आप कम्यूट कर रहे थे, आ जा रहे थे, उसके दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ, उसको कम्यूटिंग एक्सीडेंट बोला जाता है। इंजरी, बच्चे अब आप जो ये क्लासेस देख रहे हैं ना, तो आपको ये एडवांटेज है, आप एक बार दो बार इसको रोज सुन सकते हो। इंजरी कैन बी डिफाइंड एज ए हार्मफुल कंडीशन। इंजरी का मीनिंग क्या है? इंजरी क्या होती है? नुकसान। इज एन हार्मफुल कंडीशन, वो हालात सस्टेन्ड बाय द बॉडी एज रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से आपकी बॉडी को जो नुकसान हुआ उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल इंजरी। बॉडी को नुकसान होना ये दो तरह से होती है, फिजिकल, चोट लग गई फिजिकल, मेंटल इंजरी भी होती है, दिमागी परेशानी, आपके हालात में कंडीशन पे क्या नुकसान हुआ। इधर आपकी बॉडी को चोट लगी तो वो फिजिकल है, अगर आपके दिमाग पे कोई दिमागी परेशानी हुई तो वो भी इंजरी होती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एब्रेशन, ब्रूज, लैक्रिएशन, फ्रैक्चर, फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द बॉडी, पंक्चर्ड वुंड, बर्न और इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लग गया, कोई जरीट आ गई, कोई टांग टूट गई, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई फॉरेन होता है बाहर से आना, आप भी कहते हैं फॉरेन जाना है, फॉरेन से आया है मेरा दोस्त, तो फॉरेन से आया मेरा दोस्त, कोई बाहर से चीज आपकी बॉडी में घुस गई, ये कारण है इंजरी होने के। लॉस्ट टाइम इंजरी, लॉस्ट टाइम इंजरी, एन इंजरी ड्यू टू विच एन एम्प्लॉय कैन
not join back for the job within 48 hours is lost time injury. It is also known as reportable disabling injury. कोई भी ऐसी इंजरी जिस इंजरी के होने के बाद बंदा 48 घंटे तक आता नहीं है, काम पे नहीं आता, उसको लॉस्ट टाइम इंजरी बोलते हैं. एन इंजरी ड्यू टू विच जिसकी वजह से एन एम्प्लॉय कैन नॉट ज्वाइन बैक, दोबारा से नौकरी पे नहीं आया, फॉर द जॉब विद इन 48 आवर्स इज लॉस्ट टाइम इंजरी. इट इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेबल डिसेबलिंग इंजरी. इसका दूसरा नाम है रिपोर्टेबल डिसेबलिंग इंजरी. ये बातें अब ना आपको याद रखनी है, याद करनी ही पड़ेंगी और कोई इसका शॉर्टकट नहीं होगा. कुछ बातें याद रखनी है, कुछ बातों को समझना है और फिर पेपर आप चाहे जिस लैंग्वेज में देना चाहें, इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में दे देंगे, हिंदी में देना चाहे तो हिंदी में दे देंगे. रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या है, आज पहले इसी टॉपिक को ख़त्म करेंगे क्योंकि इनिशियल शुरू की क्लासेस हैं तो मोमेंटम एक दूसरे को समझने में लगेगा. एन एक्सीडेंट प्रिवेंटिंग एन एम्प्लॉय फॉर ए वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ 48 hours or more immediately after the occurrence of accident is called as reportable accident. मतलब जिस एक्सीडेंट की वजह से एक एम्प्लॉय या वर्कर 48 घंटे या उससे ज़्यादा काम पे नहीं आता, उसकी बारे में बताना जरूरी होता है, उसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टेबल. रिपोर्ट होता है इन्फॉर्म करना. और ये ऐसे एक्सीडेंट्स अपने मालिक को बताने जरूरी है. सच एक्सीडेंट्स आर टू बी नोटिफाइड टू द फैक्ट्री इररिस्पेक्टोरेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. मतलब आपको कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें आपको 48 घंटे तक आप वर्क को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ऐसे एक्सीडेंट की जानकारी अपनी मैनेजमेंट को देना, अपने एम्प्लॉयर को देना जरूरी होगा विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, जितना समय बताया गया. इसको बोलते हैं रिपोर्टेबल एक्सीडेंट. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है. एन एक्सीडेंट प्रिवेंटिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ 48 आवर्स. मतलब कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय 48 घंटे तक या उससे ज़्यादा आफ्टर द अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट, जब वो एक्सीडेंट हुआ उसके 48 घंटे या उससे ज़्यादा तक प्रिवेंटिंग, उसको रोका गया, वो काम पे नहीं पहुंच पाया, इज कॉल्ड रिपोर्टेबल एक्सीडेंट. सच एक्सीडेंट्स आर टू बी नोटिफाइड टू द फैक्ट्री इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. तो उसकी जानकारी फैक्ट्री को देना, मालिक को देना जरूरी होगा. अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 88 एंड 88 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा, सेक्शन इसको बोलते हैं धारा 88 ए, किसका, फैक्ट्री कानून है. फैक्ट्री एक्ट, ये वाला एक्ट होता है कानून. इट इज स्टेटेड दैट एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग फैटेलिटी मौत और इंजरी विच इज लाइकली टू disable a person from a work for 48 hours or more, a certain type of dangerous occurrences which may or may not involve body injury or any person are reportable to the inspector. मतलब इसकी जानकारी देना जरूरी होगा. इन द प्रिस्क्राइब मीन्स इंस्पेक्टर मीन्स फैक्ट्री एक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको जानकारी देना जरूरी होगा कि हमारी फैक्ट्री में ऐसा नुकसान, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से कोई एम्प्लॉय 48 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए काम पे नहीं आ सकता, उसको ऐसी इंजरी हुई है या उसकी मौत हुई है या उसको दैट इज उसने ऐसा कोई पॉइजनस गैसेस को इनहेल कर लिया है जिसकी वजह से वो काम पे नहीं आ सकता. इन एडिशन इन केस ऑफ फैटल इंजरीज जिसमें मौत हो जाए, चीफ इंस्पेक्टर पुलिस एंड फैमिली आर टू बी इन्फॉर्म्ड. देखो, पुलिस को भी बताना अनिवार्य होगा. ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 88 और 88 ए में बताया गया है. अगर तो मौत भी हो जाती है तो उसकी इतला, तभी तो होगा रिपोर्टेबल एक्सीडेंट. किसको रिपोर्ट देनी है, एक तो फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर को,
वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं, फैक्ट्री एक्ट में भी इंस्पेक्टर बने हैं, वो आके आपकी फैक्ट्रीज का मुआयना करते हैं, उसको भी जानकारी देनी है, चीफ इंस्पेक्टर को देनी है अगर मौत हो गई, और पुलिस को भी देनी है, और परिवार वालों को भी बताना जरूरी होगा। जिसकी मौत हो गई उसके परिवार वालों को भी इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। After intimation, a report with the specified particulars to be submitted with the prescribed time. एक रिपोर्ट बनानी होगी, तभी तो रिपोर्ट के साथ लिख लो टू इन्फॉर्म। ठीक हो गया। नियर मिस एक्सीडेंट, A near accident or accident can be defined as unwanted or unplanned event. Near accident मतलब कि एक्सीडेंट हो ही जाना था। नियर, हम बहुत एक्सीडेंट, दुर्घटना के बहुत करीब थे। मिस एक्सीडेंट मतलब कि एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन आप कह सकते हो नुकसान नहीं हुआ, एक्सीडेंट दुर्घटना हो गई। कैन बी डिफाइंड एज अनवांटेड अनप्लैन्ड इवेंट दैट हैड द पोटेंशियल टू रिजल्ट इन लॉस, जिसमें उस दुर्घटना में, उस इवेंट में ऐसी क्षमता थी, ऐसी कैपेसिटी थी, जिसकी पोटेंशियल होती है कैपेसिटी। रिजल्ट इन लॉस, जिसकी वजह से लॉस हो सकता था। ड्रॉपिंग ए टूल बॉक्स ऑफ ए प्लेटफॉर्म ऑन टू द वॉकवे बिलो, जस्ट मिसिंग एन एम्प्लॉय। जैसे कि एक बंदा नीचे से गुजर रहा है, ऊपर से एक टूल बॉक्स गिर गया, लगा नहीं, एक्सीडेंट मिस हो गया। एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन वो मिस कर गया, ठीक है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता था। एग्जाम्पल है ईजी जो लिखा है, इसका मतलब है एग्जाम्पल। ड्रॉपिंग ए टूल बॉक्स, ड्रॉपिंग होता है गिर जाना, टूल बॉक्स जिससे हम काम करते हैं, ऑफ ए प्लेटफॉर्म ऑन टू ए वॉक वे बिलो। आप ऊपर काम कर रहे थे, नीचे मीन्स फैक्ट्री में आप देखते हो शेड के ऊपर काम हो रहा है, नीचे बंदे घूम रहे हैं, ऊपर से कुछ सामान का गिरना। जस्ट मिसिंग एन एम्प्लॉय। ए नियर मिस इज ए वार्निंग ऑफ डेफिशिएंसी। वो जो नियर मिस हुआ है वो एक आपको वार्निंग है, शुरू में आपको चेतावनी है कि ऊपर अच्छे से काम नहीं हो रहा, गलती हो रही है। पहला पॉइंट आपके माइंड में आए। सिस्टम मीन्स वहां पे ऊपर जो काम करें उनका सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। दैट कुड रिजल्ट इन एक्चुअल हार्म, जिसकी वजह से अब तो बचाव हो गया है लेकिन अगर हो सकता है कि दोबारा ऐसी मिस हैपनिंग हो तो बचाव ना हो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे आर रिपोर्टेड एंड एक्टेड अपॉन टू अवॉइड एक्चुअल लॉस इन द फ्यूचर। तो अब इनके बारे में इनकी रिपोर्ट करना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट दे आर रिपोर्टेड एंड एक्टेड अपॉन, उनको रिपोर्ट करना और उसके ऊपर उनमें ऐसा काम करना कि ये दोबारा से ना हो, फ्यूचर में ऐसा ना हो, टू अवॉइड एक्चुअल लॉस इन फ्यूचर। अभी तो लॉस नहीं हुआ लेकिन हो सकता है अगर दोबारा कभी हो जाए तो नुकसान दे जाए, तो हमें उस कमी को, डेफिशिएंसी होता है कमी, डेफिशिएंसी कमी को पूरा करना है ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। ए नियर मिस एक्सीडेंट डज नॉट रिजल्ट इन एन इंजरी, डेथ और एनी अदर लॉस। हाँ, जो मिस हो गया, देखना मिस, नियर मिस एक्सीडेंट डज, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता, बट द नियर मिस इज टू बी ट्रीटेड विद इन द सेम सीरियसनेस एज विद इन द, लेकिन उस नियर मिस एक्सीडेंट को उतनी ही गहराई से, उतनी ही सीरियसनेस से देखना है जैसे कि वो एक्सीडेंट है। टुमारो द सेम एक्सीडेंट मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट, द सेम एक्सीडेंट मे, द सेम इंसिडेंट होती है घटना, रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट, वो घटना दोबारा में क्या बन जाए, दुर्घटना ना बन जाए। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंडक्टेड फॉर नियर मिस एक्सीडेंट ऑल्सो, मीन्स इसकी भी पड़ताल, जांच उसी तरह से होगी जिस तरह से एक एक्सीडेंट की होती है। मीन्स जो मिस एक्सीडेंट है अगर दोबारा से होगा तो हो सकता है नुकसान हो, तो वो क्यों ऐसा हुआ उसकी जांच भी उसी तरह से करनी होती है जैसे कि एक्सीडेंट की जाती है। तो ये तो बात आई बच्चे आज की क्लास में एक्सीडेंट के बारे में। मैंने आज को बेसिक्स आपको समझा दिए हैं। आज की क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। इतनी ड्यूरेशन की हम रोज़ क्लासेस लगाया करेंगे और जो कोई डाउट आएगा आपने पूछ लेना होगा। तो मेक इट श्योर कि आपने जो टॉपिक आज कवर किए हैं उनको पढ़ना है। आज हम पहले 3 पेजेस को पढ़ चुके। पहला था
फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। फिर हमने पढ़ा कुछ डेफिनेशंस, जिसमें हमने पढ़ा सेफ्टी का मीनिंग क्या है, एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, एक्सीडेंट का मीनिंग क्या है, देखा आपने। देयर आफ्टर इंजरी का मीनिंग क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, इंजरी किस तरह से है। फिर हमने रिपोर्टेबल एक्सीडेंट की बात की, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कल की क्लास में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। और अच्छा रहेगा कि आप रेगुलर इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। बुक्स आपने जब भी क्लास लगानी है, बुक्स आपके पास होनी चाहिए। थैंक यू।